हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ओनली आईएएस के उड़ान 500 प्लस के इकोनॉमी के करंट अफेयर को। फिफ्थ हेड में हम लोग कुछ टॉपिक देख चुके थे। यहाँ पे अब अगला टॉपिक है इंडियन स्पाइस एक्सपोर्ट। यहाँ पे मसालों के एक्सपोर्ट की बात हो रही है और ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखा गया है कि रिसेंटली जो इंडिया के मसालों की जो शिपमेंट है टू द अदर कंट्री, उसमें काफ़ी ज़्यादा रिजेक्शन देखने को मिला। रिजेक्शन क्यों देखने को मिला? ड्यू टू द कंटेमिनेशन, राइट। मिलावट की वजह से बहुत सारी जगहों पे आपकी कंट्री के कुछ मसालों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब रिजेक्ट कर दिया गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा कि कुछ चीज़ों के लिए आपको उसमें देखने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो है एक मेजर चीज़ है MDH स्पाइस कंटामिनेशन की बात की जा रही है। अराउंड 1/3 MDH प्राइवेट लिमिटेड के जो शिपमेंट्स हैं वो रिजेक्ट कर दिए गए यूएस में जो जाने वाले थे, क्योंकि बोला गया यहाँ पे साल्मोनेला कंटेमिनेशन देखने को मिलता है। अब साल्मोनेला इज़ ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया है जो गैस्ट्रोनिक डिजीज़ इलनेस कॉज करता है, राइट। फूडबॉर्न इलनेस इसकी वजह से आती है। तो वहाँ पे देखा गया कि ये चीज़ वहाँ मसालों में इसकी मिलावट देखने को मिली। और हांगकांग का जो सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी है उसने भी सस्पेंड कर दिए हैं 3 MDH स्पाइस के ब्लेंड्स। अब जब आप ये कर दोगे तो आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा ना कि व्हाट आर द थिंग इंटरनेशनल लेवल पे आपकी जो इस तरीके के मसाले रिजेक्ट होंगे तो इंटरनेशनल ट्रेड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट। इंटरनेशनल ट्रेड पे जो है अटेम्प्ट पड़ेगा। तो इंडिया का क्या रिस्पांस रहा अब इस रिजेक्शन के बाद? इंडिया का जो स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पे बोला है कि टेस्टिंग होनी चाहिए जो अब्रॉड भेज रहे हो आप, राइट। अगर आपको एक्सपोर्टर के साथ, मतलब प्रॉपर जो भी एक्सपोर्टर हैं जो बाहर सामान भेज रहे हैं उनकी प्रॉपर चेकिंग, मैंडेटरी टेस्टिंग प्रोडक्ट की होनी चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको कंटेमिनेशन के सोर्सेज को। फिर आपका FSSAI ने क्या एक्शन लिया है यहाँ पे? अगर हम FSSAI की देखिए, FSSAI हम पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं शॉर्ट में इसके बारे में। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये। यहाँ पे ये प्रोटेक्टिंग एंड प्रमोट, एक मेजर ऑब्जेक्टिव इसका ये भी है कि फूड के सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड को मेंटेन करे ताकि आप पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट और प्रमोट कर सको। स्टैंडर्ड सेट करती है फूड सेफ्टी के। तो यहाँ पे इसने भी क्या करा है, स्टेट रेगुलेटर को क्या बोला है कि सैंपल लो आप मेजर मसालों के जो भी ब्रांड हैं जैसे MDH, एवरेस्ट वगैरह, उनके सैंपल लो और देखो कि उसमें एथिलीन ऑक्साइड तो नहीं है। अब एथिलीन ऑक्साइड की बात करें ना तो ये कलरलेस फ्लेमेबल एक एक्सप्लोजिव गैस होती है। माना जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऐसे पेस्टिसाइड्स होती हैं जो बिल्कुल स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, दैट मे कॉज कैंसर ऑल्सो। तो ये स्टरलाइजिंग मेडिकल डिवाइस को स्टरलाइज करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है एथिलीन ऑक्साइड को, और इंडस्ट्रियल सेटिंग वगैरह में, एग्रीकल्चर में एज ए स्टरलाइजिंग एजेंट यूज़ किया जाता है इसको। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने भी क्लासीफाई करा है कि ये ग्रुप 1 जो है, इसको ग्रुप 1 कार्सिनोजन यहाँ पे बोला गया है। अब ये क्या होता है ग्रुप 1 यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें ऐसी सब्सटेंस, रेडिएशन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं दैट में कॉज कैंसर। एंड ग्रुप 1 तो मतलब इट इज़ काइंड ऑफ यहाँ पे सीरियस कंसर्न है। अगर ये ज़्यादा क्वांटिटी में आपको मिलेगा तो दैट इज़ वेरी हार्मफुल ना। तो ये देखा गया कि आप यहाँ पे देखो, टेस्ट करो कि एथिलीन ऑक्साइड जो है वो प्रेजेंट तो नहीं है मसालों में। नेशन वाइड सर्विलियंस की बात की कि चेक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अलग अलग प्रोडक्ट, नॉट ओनली मसाले, फ्रूट, वेजिटेबल, फिश, मसाले, हर्ब्स, ये सारी चीज़ों पर आपको चेक करना चाहिए। अब मसाले होते क्या, देखिए ये तो नहीं पूछ रहा है प्रीलिम्स में, बट ये एक प्लांट ड्राइव्ड सब्सटेंस है। ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो फ्लेवर बढ़ाते हैं डिश का, फूड फ्लेवर करने के लिए। जैसे आप लौंग डालते हो, तेजपत्ता डालते हो, काली मिर्च डालते हो, ये सब क्यों डाल रहे हैं? ताकि फूड में फ्लेवर ऐड हो जाए, राइट। कुछ मसाले ऐसे भी होते हैं जैसे सैफरन और सैंडलवुड वगैरह, चंदन वगैरह, आपका केसर, जिससे परफ्यूम में कॉस्मेटिक आइटम भी बनाए जाते हैं उनके इंसेंस की वजह से, राइट। इंसेंस स्टिक में भी आप देखते हो, धूपबत्ती में भी कई बार फ्लेवर आता है ना, चंदन, डिस, रोज़, ये सब। तो ये फ्लावर्स और कुछ इस तरीके के स्पाइसेस जो हैं वो इन चीज़ों में भी यूज़ किए जाते हैं। बहुत सारे स्पाइसेस हर्बल मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किए जाते हैं। इंडिया में अगर मैं बात करूँ तो इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर या प्रोड्यूसर और कंज्यूमर। अच्छा, ये चीज़ पूछ सकता है, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, कंज्यूमर भी, हम यूज़ भी करते हैं, बना भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। डोमेस्टिक मार्केट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी 2022 में इट वाज $10.44 बिलियन। इंडिया जो है वो 109 स्पीसीज़ में से 75 वेराइटी यहाँ पे हमारे पास जो है हम प्रोड्यूस करते हैं, जो कि लिस्ट की गई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने। अब एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका 3.73 बिलियन एक्सपोर्ट रहा था 2023 में। टॉप 3
जो इम्पोर्टर्स हैं इंडिया के करी पाउडर्स के, यहाँ पे यूएस, यूएई एंड यूके हमें देखने को मिलते हैं। अब कौन से स्टेट जैसे एमपी, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, असम, उड़ीसा, यूपी, वेस्ट बंगाल, दीज आर सम स्टेट जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमारे मसालों का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। डन। अब हेल्थ कंसर्न अभी मैंने बताया क्या है कि आपको देखना है एथिलाइन ऑक्साइड तो प्रेजेंट नहीं है। यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने बैन कर दिया है एथिलाइन ऑक्साइड का। अगर ये है तो कंटामिनेटेड ही माना जाएगा प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि कितना हार्मफुल है ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब ये इंडिया का जो आपका मसालों का ये जो बोर्ड है, स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्पाइसेस बोर्ड एक्ट 1986 के अंडर इस्टेब्लिश किया गया था। तो 1987 में इसको प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश कर दिया गया था। 1986 में इसके रिगार्डिंग एक्ट आया था। हेडक्वार्टर इसका कोची केरला में है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये जाता है, ये ध्यान रखना है, राइट। अब करेगा क्या? आपको पता है मसालों के प्रमोशन का ही तो काम करेगा, एज इट इज़ वेरी क्लियर बाय द नेम। तो आपको याद रखना है स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कोची में इसका हेडक्वार्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये जाता है। डन। फिर आता है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। ये क्यों न्यूज़ में? उससे पहले आपको जानना पड़ेगा करेंसी स्वैप का क्या होता है। स्वैप मतलब एक्सचेंज। तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री की करेंसी क्या हो रही है, एक्सचेंज हो रही है, आप स्वैप कर रहे हो। तो करेंसी स्वैप क्या होता है? लेट से ये पर्सन ए है, लेट से ये पर्सन बी है। इस पर्सन को यहाँ पे 6% पे अपनी कंट्री में लोन मिल रहा है, इस पर्सन को अपनी कंट्री में 8% लोन मिल रहा है। अब क्या है, ये दोनों अपने अपने काम कर रहे हैं। इस पर्सन को लेट से अपनी कंट्री बी को ए कंट्री में किसी को लोन की पेमेंट करनी है और ए को बी कंट्री में किसी को पैसे देने हैं। तो अगर आप यहाँ आके लोन लेते हो, पहली बात आप दूसरी कंट्री को आप यहाँ के लोन लोगे, आपसे इंटरेस्ट और ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। सिमिलरली अगर बी वहाँ जाके लेगा तो बी से भी इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज किया जाएगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों प्लान कर लेते हैं, काम करते हैं, आप मेरी हेल्प करो, हम आपकी हेल्प करेंगे। आप मेरे बिहाफ पे वहाँ पे लोन लो और इस पर्सन को पे कर दो। तो क्या रहेगा, इसको यहाँ पे इंटरेस्ट 6% ही पड़ा, इसको अब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा। और सिमिलरली जो इसको यहाँ आके 10% लोन लेना पड़ता है, ये कहेगा आप मेरे बिहाफ पे लोन लेके उस पर्सन को पे कर दो, तो इसको 8% पड़ा। तो दोनों का कुछ कुछ परसेंटेज ऑफ द लोन अमाउंट प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट से बच जाएगा। तो इसे कहते हैं हम करेंसी स्वैप करना, राइट। आरबीआई ने इसके फ्रेमवर्क को रिवाइज करने की बात की है सार्क कंट्रीज़ में। सार्क कंट्रीज़ में यहाँ पे रिवाइज किए। सार्क की फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, ये सब आप लोगों को मेंबर कंट्रीज़ पता होगी। अब करेंसी स्वैप होता क्या है, दो कंट्री के बीच में एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वो एक प्री डिटरमाइंड टर्म एंड कंडीशन पे करेंसी एक्सचेंज कर लेते हैं और लेटर एक स्पेसिफाइड डे में उसको पे करने की बात कर देते हैं। ये कंसेप्ट नवंबर 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, शॉर्ट टर्म फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो मेंबर कंट्रीज़ की, ताकि मेंबर कंट्रीज़ में बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके क्राइसिस ना आए, राइट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेके कोई भी क्राइसिस ना आए। तो सार्क मेंबर की बात यहाँ पे की गई है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कर सकती है, करेंसी स्वैप विंडो को एक्सेस कर सकती हैं यहाँ पे और आपस में बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो फैसिलिटेट कर सकती हैं। अलग अलग विंडोज़ इसकी बनाई गई हैं, राइट। तो आरबीआई जो है वो स्वैप एग्रीमेंट ऑफर करेगा यूएस डॉलर, यूरो में एक सेपरेट विंडो यहाँ पे जो है वो क्रिएट की गई है 2 बिलियन अप्रॉक्स की। अब करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या होते हैं, इसमें दो पार्टी इन्वॉल्व होंगी जो एक इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द डिफरेंट करेंसी एक्सचेंज करेंगी। हर कंट्री जो है आप देखते हो कि करेंसीज़ के रेट अलग अलग है ना, डिपेंडिंग ऑन द डीलिंग जो आप उस कंट्री से कर रहे हो, रेट अलग अलग है करेंसी का। तो यहाँ पे दो डिफरेंट करेंसी को एक्सचेंज किया जाएगा और बाद में उसको ट्रेड बैक किया जाएगा। लोन को ऑफसेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओवर द काउंटर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, राइट। ओवर द काउंटर है, यहाँ पे मैंने आपको बताया आउटसाइड द कंट्री यहाँ पे एक्सचेंज की बात कर रहे हो। कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज करा है ट्रेड एग्रीमेंट 23 कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है। इसमें कंट्रीज़ के नाम एक बार बस आप रीड कर लेना, इतना नाम देखिए। सार्क के बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर दिया, आप और डिटेल में सार्क ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। सार्क की बात की जाए तो रीजनल इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। कुछ मेंबर कंट्रीज़ 8 मेंबर कंट्री पार्ट हैं, ऑब्जर्वर 9 है। 1985 में इसको फॉर्म किया गया था, राइट। काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर है। अब ऑब्जेक्टिव देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में मेजरली कुछ कुछ चीज़ें कॉमन निकल आती हैं कि रीजनल कोऑपरेट करके चलोगे तो इकोनॉमिक फैसिलिटेशन, एजुकेशन रिलेटेड, कल्चरल एक्सचेंज, इन सब चीज़ों पे आप वर्क करके चलोगे। सो दिस इज़ अबाउट सार्क। फिर आता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की बात की जा रही है तो सबसे पहली बात, ये रिलीज़ कौन करता है, ये रिलीज़ करता है UNCTAD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज़ करता है वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट। 2-3 बार अभी बोल के इसको याद कर लीजिए। UNCTAD एक इंटर गवर्नमेंटल जो है वो बॉडी है जिसको इस्टेब्लिश किया गया था UNGA में। यूनाइटेड नेशन की जो प्रिंसिपल ऑर्गन है 6, उसमें से एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जहाँ पे मेजॉरिटी में डिसीजन लिए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। तो UNGA ने 1964 में UNCTAD को फॉर्म करा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, जो UN सेक्रेटेरिएट का और UN डेवलपमेंट ग्रुप का पार्ट भी है। ये
जो UNCTAD जो भी अपनी रिपोर्ट्स बनाते हैं, रिपोर्ट सबमिट क्या करता है, UNGA को और इकोसॉक को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये दोनों परमानेंट जो है प्रिंसिपल ऑर्गेन्स है ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसके अलावा UNCTAD क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है, कमोडिटीज़ डेवलपमेंट, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, लीस्ट डेवलप कंट्री रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन एंड इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। 2 बार आप रीड करेंगे अलोंग विद वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, सो दैट यू विल गेट टू नो कि ये कौन पब्लिश करता है। इसके कुछ देखिए फैक्ट बताए हैं, एक बार स्पीड में रीड कर लेते हैं। ये ग्लोबल ट्रेंड पे फोकस करता है, जैसे कि FDI रीजनल या नेशनल लेवल पे कितना कितना है, इन्वेस्टमेंट कौन कितनी कर रहा है। तो इसने यहाँ पे जो ट्रेंड दिखा गया ना, वो दिखा गया कि अभी इन्वेस्टमेंट में ना डिक्लाइन चल रहा है काफ़ी जगह पे। जैसे ग्लोबल लेवल पे FDI काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हो गया है, 2% से यहाँ पे आपका जो है वो ग्लोबल लेवल पे बात हो रही है। ग्लोबल लेवल पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो जो है वो उसमें गिरावट देखी गई। SDG लिंक इन्वेस्टमेंट में भी यहाँ पे टोटल देखी गई, जो ऐसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्रमोट करने के लिए की जा रही है। टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, चाहे आप एनर्जी सेक्टर पे करो, चाहे आप एजुकेशन पे करो, इक्वालिटी पे करो, वो भी ओवरऑल फॉल हुई है। ग्रीन वॉशिंग कंसर्न, ग्रीन वॉशिंग कंसर्न मतलब ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ग्रीन वॉशिंग इज़ अ कंसेप्ट जहाँ पे आप मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ कर रहे हो। मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रही है कंपनी ये दिखाने के लिए कि हम लोग एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, तो आप एक फॉल्स इंप्रेशन अपना दिखा रहे हो। इस तरीके से सिर्फ ग्रीन वॉशिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीन वॉशिंग। तो ग्रीन वॉशिंग मीन्स ऐसे जो है मार्केटिंग टेक्टिक यूज़ करना बाय द कंपनी, ताकि आप ये फॉल्स इंप्रेशन क्रिएट कर सको कि हम लोग क्या हैं, एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ें जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा क्लेम कंपनी करती है, राइट। फिर रीजनल FDI ट्रेंड की बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी इसका फॉल देखने को मिला है। डेवलपिंग कंट्री के अलावा अगर हम लोग बात करें, जैसे कि हाँ देखो बताया हुआ है, चाइना जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट FDI रिसिप्टेंट है, राइट। इसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है। इंडिया एंड वेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी काफ़ी मतलब एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिला है। जो वल्नरेबल इकोनॉमीज़ हैं, जो वीक एंड वल्नरेबल इकोनॉमी है, वहाँ पे FDI का फ्लो जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हुआ है। तो बाकी सब जगह डेवलपिंग नेशंस में एंड अदर जगह पे डिक्लाइन हुआ है, बट वल्नरेबल इकोनॉमीज़ में FDI इंक्रीज़ हुआ है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ एंड एग्रीमेंट की अगर मैं बात करूँ तो पॉलिसी मेजर, नए पॉलिसी मेजर्स के अकॉर्डिंग भी हम देखें तो डिक्लाइन हुआ है। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो किए जाते हैं विद रिगार्ड टू द इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, वो भी हमें डिक्लाइन देखने को मिले हैं। डिक्लाइन हुआ है FDI इनफ्लोज में। लॉ प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी, इंडिया जो फॉरेन लॉ प्रैक्टिसेस बना रही है, इंडिया ने बोला है कि आप लोग सिर्फ जो फॉरेन लॉ की बात की जाए तो सिर्फ आर्बिट्रेशन और एडवाइजरी वर्क तक ही आपका ये जो कंसेप्ट है वो जो है लिमिटेड रहेगा। इसके अलावा सस्टेनेबल फाइनेंशियल इनिशिएटिव भी यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, जैसे 7 ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, जो ये कुछ डेवलपिंग कंट्री हैं, आसियान के मेंबर स्टेट के साथ कुछ स्ट्रैटेजी बनाएंगी ताकि आप लोग अपने फाइनेंस पे वर्क कर सको और एक लॉन्ग लास्टिंग फाइनेंस इम्पैक्ट क्रिएट कर सको। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, दैट्स ऑल फॉर दिस। नेक्स्ट टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे एंड 5th हेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन।